Hello students, myself your botany lecturer Dr. Mukesh Kumar. Yes, today we will start class 11th unit 1 diversity of living organism. इसके अंतर्गत जो सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग के अलावा इस चैप्टर की जो इम्पोर्टेंस है नीट के लिए, ये बहुत अहम भूमिका निभाती है। इसको समझना जरूरी है ताकि आप इस चैप्टर को, कॉन्सेप्ट को प्यार करने लगे, क्योंकि डॉक्टर बनने में ये आपको मदद करने वाला है। आपको रिसर्च कैसे मदद करने वाला है, क्या रोल है इसका, तो एक फिगर और फैक्ट के साथ यदि हम बात करें तो आप एक इसका डाटा देखो 5 7 11 5 5 5 4 and 4। अब ध्यान दो, आपको अगर सर ने कौन सी न्यूमेरोलॉजी स्टार्ट कर दी, बिल्कुल जानना पड़ेगा, मैथ्स थोड़ा लेना पड़ेगा बायोलॉजी को इजी करने के लिए। ये मैं बता रहा हूँ 2019 की डाटा है। 2019 में 4 क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से। अब आप ध्यान दो, इसका मतलब 18 में भी 4 क्वेश्चन, 17 में 5, 16 में 5, 15 में 5, माय गॉड 14 का देखो 11 क्वेश्चन आया है मैक्सिमम। जबकि 13 की बात करें तो 7 क्वेश्चन और 12 की बात करें तो 5 क्वेश्चन। तो आपने इस पूरे डाटा को देखा, मिनिमम जो है वो 4 है, 4 से नीचे क्वेश्चन नहीं है, मैक्सिमम 11 है। इन दोनों को आप डाटा ले लो तो 15 हो गए, 15 का एवरेज ले लो तो 7.5 आता है। इसका मतलब ऑन एन एवरेज आपको याद रखना है 5 to 7 क्वेश्चन इस एग्जाम से आते हैं। मतलब यदि 2020 में भी एग्जाम होना है तो इससे क्वेश्चन कितने आ सकते हैं, 5 to 7। सोचो कितनी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। How much it is important? Yes, 5 क्वेश्चन 20 नंबर से लेके राइट और 28, कितना इंपॉर्टेंट है ये। So this is very important my dear friends, हमें इस चीज को ध्यान देना है। और इसके इंपॉर्टेंस को आपसे समझ लिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप निकाल के देखोगे, काउंट करना, आपको इतना ही डाटा मिलेगा कि 4, 5 ये सारे डाटा मिलेंगे। तो इस डाटा से आपने ये समझ लिया कि भाई ये चैप्टर तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और अब मेरा कार्य है कैसे इस चैप्टर को इजी बनाना। एनसीईआरटी ने जो लिखा है उस चीजों को समझना, याद करना बहुत ही अच्छी तरीके से, कारण कि इससे हमारे 5 से 7 क्वेश्चन आने वाले हैं। इज इट क्लियर? अब आइए, अब देखें इस चैप्टर में जो आज हमने लेक्चर 1 के लिए जो सिलेक्ट करा है, जैसे इंट्रोडक्शन, समझे बायोलॉजी क्लासिफिकेशन क्या है भाई, फिर हम समझे किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आज हम ये पढ़ेंगे। टोटल 6 to 9 लेक्चर्स हो सकते हैं, फिर लास्ट में हम क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। तो आज से आपकी जर्नी शुरू हो गई। क्लास 11 के स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी हैप्पी डे फॉर यू। ओके, you are going to be unparalleled in this topic biological classification. Fine. अब आइए, बात होती है कि भाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब क्या हुआ, जैविक वर्गीकरण की बात हो रही है। जीवों को वर्गीकृत किया गया, उसके बारे में बताया जा रहा है कि जीवों को कैसे वर्गीकृत करा। तो हुआ क्या, ये जो क्लासिफिकेशन की यदि हम बात करें तो एक साइंटिफिक डाटा भी है और एक हमारे पास नॉन साइंटिफिक डाटा है। तो पहले तो ये समझे कि आखिर ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है, कैसे डिफाइन करें इसको। तो आप बोल सकते हो कि ये साइंटिफिक मेथड टू
classify organisms into different groups, इसी को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बात समझ गई? अब आप समझे क्या कहा? ये एक प्रकार का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन साइंटिफिक मेथड होना चाहिए, वैज्ञानिक तरीका होना चाहिए आपके एक्सप्लेनेशन का। और जब आप क्लासिफाई कर रहे हो जीवों को, ऑर्गेनिजम्स को, तो ये डिफरेंट ग्रुप में आपने क्लासिफाई करा। तो ये जो डिफरेंट ग्रुप में आपने जो ऑर्गेनिजम्स को रखा है, उसके लिए भी तो कुछ आधार होने चाहिए। किस आधार पे आपने ए को बी में रख दिया, बी को सी में आप डालने चाह रहे हो, कोई तो आधार होगा। क्लासिफिकेशन की कोई तो प्रिंसिपल्स होंगे जिसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर सके, राइट? तो आइए हम समझे क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम देखें प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आप देखें क्या प्रिंसिपल, सिद्धांत होना चाहिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए। ऐसा देखा गया है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रखा कि भाई आप मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स होंगे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ये हम आकारिकी की बात करें, किसी भी जीव कैसे दिखता है, उसके बाहरी आकार, रूप, रंग कैसा है, उसके आधार पर जो क्लासिफिकेशन होगा वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पे होगा। जब मॉर्फोलॉजी के कैरेक्टर्स पे बहुत सारी विसंगतियां आने लगेंगी, तो उसके बाद हमें एक और वे देखना पड़ेगा जहां पे हम सारी कंफ्यूजन को दूर कर सके। तो उसके लिए सजेस्ट किया गया आप क्या करो, जीवन का जो विकास है, जैव विकास है, इवोल्यूशन है, उसके बेसिस पे हम काम करें। तो उसके बाद दिया गया या इवोल्यूशन के बेसिस पे काम करें। तो इवोल्यूशन, राइट? तो पहला हो गया क्या, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, और दूसरा क्या हो गया, इवोल्यूशन। ये दो आधार होने चाहिए किसके लिए? किसी भी ऑर्गेनिज्म को यदि आपने क्या करा है, चेंज करना, ग्रुप करना चाहते हो, तो ये दो आधार होने चाहिए। क्लियर? इसी दो आधार पे यदि आपके कार्य हो रहे हैं, then only it is supposed to be scientific method, तभी हम उसे साइंटिफिक मानेंगे। यदि इनके आधार पे आपने काम नहीं किया तो इसको हम साइंटिफिक नहीं मानेंगे, वो नॉन साइंटिफिक माना जाएगा। अर्लियर क्लासिफिकेशन के अंतर्गत उसको डाल दिया जाएगा। कितनी बात समझ आ गई? तो बच्चों हम लोगों ने दो पॉइंट पढ़े। पहला, कोई पूछेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? एक साइंटिफिक वे है ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए डिफरेंट ग्रुप में। भाई क्लासिफाई जब हम करेंगे तो किस आधार पे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास दो आधार होने चाहिए, एक मॉर्फोलॉजी साइंटिफिक वे के लिए, दूसरा इवोल्यूशन। क्लियर? लेकिन आइए अब हम ये देखें अपनी गीता, हाँ एनसीईआरटी को मैं गीता बोलता हूँ, ये जो गीता है अपनी एनसीईआरटी, इसके अंतर्गत क्या बोला गया? क्या उन्होंने अर्ली को काउंट नहीं करा, केवल साइंटिफिक को काउंट करा? आइए हम इसे समझे कि एनसीईआरटी ने क्लासिफिकेशन को कहां से लिया है। अब आप देखो एनसीईआरटी में क्लासिफिकेशन की जो बात है उसमें दोनों को उन्होंने कंसीडर करा, एक अर्लियर और दूसरा साइंटिफिक। तो अब हम पढ़ेंगे ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये एट द रेट ऑफ एनसीईआरटी। मैंने इसलिए लिखा एनसीईआरटी क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को यदि आपने क्लास पढ़ना है तो बहुत सारे मेथड्स हैं, व्यूज हैं, थ्योरीज हैं पढ़ने के लिए, बट उससे अपने क्वेश्चंस नहीं आते। याद रखना है 90% क्वेश्चन
99% क्वेश्चन आप बोल सकते हो एनसीईआरटी से आने हैं, तो एनसीईआरटी को तो बिल्कुल चटनी करके चाट जाना है स्वाद के साथ, राइट। तो वैसी स्थिति में ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसमें दो चीजें आ रही हैं। एक साइंटिफिक भी होगा, जैसा मैंने बताया था आपको साइंटिफिक के लिए मॉर्फोलॉजी जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसे भी आए जो नॉन साइंटिफिक हैं। नॉन साइंटिफिक, ये जो नॉन साइंटिफिक है, ये जो नॉन साइंटिफिक है, ये है कौन, जैसे मैंने अभी बताया, ये है अर्ली क्लासिफिकेशन। अर्ली क्लासिफिकेशन की बात कही गई है इसमें, शुरुआती दौर में जो क्लासिफिकेशन की गई, ये जो अर्ली क्लासिफिकेशन जो किया गया, ये एट द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, जब हमारी सभ्यता शुरू हो रही थी, भारतीय सभ्यता जब बन रही थी, उसकी शुरुआत जो हुई, उस समय भी लोगों ने ऑर्गेनिज्म्स को जो अलग अलग भागों में बांटा, उसका जो मेन आधार था, वो आधार था उनका कैसे यूज कर रहे हो आप, व्यक्ति का, वस्तु का और सभी चीजों का। तो प्रयोग के आधार पे क्लासिफिकेशन की नींव साला रखी गई शुरू के दिनों में, जब हमारी सभ्यता शुरू हो गई थी। तो आप समझे, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बनाया गया, इसका जो आधार था बेस्ड ऑन क्या, यूजेस, प्रयोग के आधार पे क्लासिफिकेशन की बात की गई। क्योंकि प्रयोग के आधार पे हो रही है, वैज्ञानिकों ने माना था कि मॉर्फोलॉजी और इवोल्यूशन के आधार पे होना चाहिए, इसीलिए इसको क्या नहीं रखा, साइंटिफिक नहीं रखा। इसलिए ये क्लासिफिकेशन क्या माना जाएगा, नॉन साइंटिफिक माना जाएगा। ओके डॉक्टर, समझ में बात आई? बिल्कुल सही। तो इसी के आधार पे हम देखें, हमारे पास 3 है, फूड है, शेल्टर है और क्रॉस है। नाम सुना होगा, रोटी, फूड, कपड़ा, क्लॉथ और मकान, शेल्टर, रोटी, कपड़ा और मकान। इसका मतलब ये हुआ, इन 3 आधार पे पहले लोगों ने क्या किया, क्लासिफिकेशन करना शुरू किया, राइट। तो ये जो 3 आधार थे, रोटी, कपड़ा और मकान, इसमें मॉर्फोलॉजी की बात नहीं आई, जैव विकास, इवोल्यूशन की बात नहीं आई, इवोल्यूशन की बात नहीं आई। वैसी स्थिति में इवोल्यूशन की बात जब नहीं आई तो ये साइंटिफिक नहीं माना जाएगा, ये नॉन साइंटिफिक है, यूज के आधार पे आया। अब आप समझे। अब कई बात, चलो भाई साइंटिफिक स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन जैसे क्या आ सकता है कि भाई एट द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ, यस, यूज के बेसिस पे। इसके बेसिस पे कितने ग्रुप में बांटे गए, क्या आधार था, 3, क्रॉस, शेल्टर, फूड, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन जब लोगों को ज्ञान होने लगा, डेटा आने लगे, मॉर्फोलॉजिकल व्यूज दिखने लगा, तो लोगों ने कहा नहीं, अब हम मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। देन दे स्टार्टेड साइंटिफिक, और मैंने बताया था इसका जो बेस होगा, बेस्ड ऑन, जो शुरू में आई बात, किसके बेसिस पे, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, प्लस हैबिट के बेसिस पे, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, बॉडी का नेचर कैसा होगा, इनके आधार पे लोगों ने क्लासिफिकेशन शुरू करा। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कड़ी में जो वैज्ञानिक आए वो थे एरिस्टोटल। नाम याद आया, यही एरिस्टोटल हैं जो फादर ऑफ जूलॉजी कहे जाते हैं, यही एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहे जाते हैं, और यही एरिस्टोटल फादर ऑफ एनिमल एम्ब्रियोलॉजी कहे जाते हैं। 3 ब्रांच के फादर, सबसे बड़ी बात फादर ऑफ बायोलॉजी। हिंदी में हम इसके अरस्तु के नाम से भी जानते हैं, राइट, बहुत बड़े फिलोसोफर,
तो इन्होंने अपनी कौन सी फिलॉसफी यहाँ रखी, कौन सी बातें रखी, आइए समझे। इन्होंने दोनों पे अपने अपने व्यूज रखे जो इम्पोर्टेंट है, अपने एनसीईआरटी में भी दिया है। पहला इन्होंने क्या किया, एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड करा। और दूसरा इन्होंने क्या करा, जो प्लांट्स थे उसको भी उन्होंने 3 ग्रुप में डिवाइड करा। तो इन्होंने दोनों पे अपनी अपनी बातें रखी, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को। आइए हम समझे। इन्होंने मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी कौन, एरिस्टोटल, बिल्कुल सही। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी एरिस्टोटल, एरिस्टोटल हिंदी में अरस्तु, याद हो गया सबको। तो ये क्लास में 90% चीजें मैं याद करा दूंगा, आपको मेरे साथ ऐसे ही लिखते रहना और बोलते भी रहना है। अब समझिए आप, ये जो एनिमल्स है इसको जो उन्होंने 2 भागों में डिवाइड करा, आइए अब समझते हैं वो 2 भागों में जो डिवाइड करा वो क्या था। तो इसको भी लेते हैं एनिमल्स के बारे में क्या लिया उन्होंने। तो आप देखें, उन्होंने कहा ये जो एनिमल्स हैं इसको 2 भागों में डिवाइड करा इन्होंने। पहला नाम रखा ईनेमिया। ये नाम सुनने में आपको नया लग रहा होगा, अरे ये क्या नाम आ गया, लेकिन दूसरा नाम तो आपके लिए बहुत फेमस है, वो है अनेमिया। ये बोलते हो ना, ये आदमी तो एनेमिक तो लग रहा है। एनेमिक का मतलब जिसके अंदर आरबीसी ना हो, आरबीसी की कमी हो जाए, एनेमिक बोलते हैं आरबीसी की कमी वाले बॉडीज में। तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्लासिफिकेशन किया गया ये बेस्ड ऑन, इसका आधार क्या था, आरबीसी का होना और आरबीसी का नहीं होना। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ आरबीसी इन्होंने एनिमल्स को 2 ग्रुप में बांटा। यदि है आरबीसी है, आरबीसी प्रेजेंट इट्स कॉल्ड एनीमिया, और आरबीसी नहीं है एब्सेंट देन इट इज कॉल्ड एनीमिया, राइट। 2 ग्रुप हो गए, एनीमिया और एनीमिया। जबकि आपको लग गया सर ये तो बड़ा आसान लगा, बहुत इजी है, याद हो गया, बात में एनसीईआरटी ने भी ये लिखा है। अब रही बात प्लांट्स की, प्लांट्स को किसके बेसिस पे डिफाइन करा। अब आप देखें ये जो प्लांट्स हैं इसको इन्होंने हैबिट के बेसिस पे, उसकी नेचर के बेसिस पे डिफाइन करा। एक नाम रखा हर्ब्स, दूसरा नाम रखा श्रब्स, और तीसरा है ट्रीज। ये तो बिल्कुल जाना पहचाना नाम है आपके लिए, फिर भी मैं थोड़ा हेल्प करूं। तो ये जो बेसिस था इनका, ये जो बेस था वो क्या था, हैबिट। क्या नेचर है, नेचर ऑफ प्लांट, प्लांट की प्रकृति कैसी है, प्लांट कैसा दिखता है। यदि प्लांट आपका ग्रीन है, पूरा का पूरा बॉडी सॉफ्ट है, देन दिस इज कॉल्ड हर्ब्स। लेकिन यदि वो थोड़ा हार्ड है, राइट ना, थोड़ी सी बूढ़ी नेचर भी आ गई, बट वो ठीक नहीं है, उतना मोटा नहीं है, रोज को ले लो आप, चाइना रोज को ले लो आप, ये सब क्या कहलाते हैं, श्रब्स कहलाते हैं। लेकिन यदि आप आम बात कर रहे हो, आम बात नहीं बोल रहा हूँ, मैंगो की बात कर रहा हूँ, तो मैंगो ले रहे हो, लीची ले रहे हो, पीपल ले रहे हो, तो ये तो भाई बहुत ही ट्रंक है इसके पास, ट्रंक, बूटी एंड थिक स्टेम है इसके पास, और ऐसे स्ट्रक्चर वाले प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रीज बोलते हैं। तो प्लांट्स के बारे में भी अरिस्टोटल ने 3 ग्रुप में बांट दिया, हर्ब्स, श्रब और ट्रीज। एनिमल्स को लिया आरबीसी के बेसिस पे, प्रेजेंट और एब्सेंट, और इस तरीके से पहली बार जो साइंटिफिक मेथड थे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जो एनिमल और प्लांट्स के बारे में शुरुआत की गई क्लासिफिकेशन, दैट वाज गिवन बाय एरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? अब आइए बात करते हैं
कि ये तो इंट्रोडक्शन हो गया कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन साइंटिफिक मेथड है ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप में बांटने का। बिल्कुल शुरू के दौर में यदि हम लेंगे जो नॉन साइंटिफिक होंगे, अर्लियर क्लासिफिकेशन है वो यूज के बेसिस पे होगा, साइंटिफिक होगा वो मॉर्फोलॉजी की बात होगी। अभी इवोल्यूशन नहीं आया, इवोल्यूशन फिर आगे देखेंगे हम, राइट? तो वो भी आएगा। और दो ग्रुप ले लिया। इज इट क्लियर? सो दिस वाज जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ योर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। याद हो गया सबको? एनसीईआरटी की एक लाइन हमने पढ़ ली, क्वेश्चन भी आएगा इसके बेसिस पे आपको। आइए अब सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो अब बात आप बोलते हो किंगडम की, क्लियर है ना? तो ये किंगडम एक टैक्सोनॉमिक रैंक है, और ये टैक्सोनॉमिक रैंक क्लासिफिकेशन का सबसे हाईएस्ट रैंक है। बिल्कुल ऊपर दिखाई देता है ये। मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि भाई लार्जेस्ट जो टैक्सोनॉमिक रैंक है ये कौन हो सकता है? तो लार्जेस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक जो होगा वो होगा किंगडम। क्लियर है ना? तो ये किंगडम है। अब आप समझे इसमें कि इस किंगडम में क्या बात करेंगे, किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अपना हेडिंग आ गया, वेरी इंटरेस्टिंग। एक क्वेश्चन हमेशा इसे पूछे जाते हैं, किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, समझे? तो सबसे पहली पॉइंट है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, दुई जगत पद्धति। इसमें क्या कहा गया? पूरी ऑर्गेनिजम्स को हम चाहे तो दो ग्रुप में बांटते हैं। सबसे पहले जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहलाते हैं कार्लस लाइनियस, जिसको कार्ल लाइनियस भी हम बोलते हैं, इन्होंने ही पहली बार शुरुआत करी टू किंगडम क्लासिफिकेशन। देखा यार, हर आदमी अपने अपने तरह से कुछ बोल रहा है, तो एक ऐसी वैज्ञानिक तरीके से क्लासिफिकेशन शुरू करो। विवाद आएंगे, विरोध आएगा, देखेंगे, ऐसे ही चीजें बढ़ती जाएंगी, लेकिन साइंटिफिक तरीके से हमारे वैज्ञानिकों का एक शोध तो होता जाएगा, राइट? तो इसके बेसिस पे आप देखो, सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो प्रस्तावित किया गया, प्रपोज्ड बाय कार्लस लाइनियस। ये स्वीडन साइंटिस्ट है, स्वीडन के वैज्ञानिक हुए, और बहुत बड़े फिलोसोफर, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी हम इन्हें बोलते हैं। इन्होंने ही बताया कि सबसे पहली बार जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी ऑर्गेनिजम्स को हम चाहें तो दो किंगडम में हम बांट सकते हैं। टू किंगडम्स उन्होंने सजेस्ट करे। क्या था ये टू किंगडम? तो आप देखो, जो पहला किंगडम था उन्होंने बोला प्लांटी, और जो दूसरा किंगडम नाम लिया उसका नाम रखा एनिमालिया, राइट? प्लांटी, एनिमालिया। अब इसका बेस क्या था, आधार क्या थे? तो बेस्ड ऑन तीन चीजों पे आधारित था। पहला लोकोमोशन, गति, राइट? दूसरा सेल वॉल, कोशिका भित्ति होगी या नहीं होगी। तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के कौन से तकनीक तरीके होंगे प्लांट्स में और एनिमल्स के अंदर, राइट? अब आगे समझते हैं इसमें क्या क्या इसमें बोला गया इसके अंतर्गत। अब देखो, नाम है प्लांटी। अब इस प्लांटी का मतलब सजेस्ट किया गया, दिस इज कॉल्ड प्लांट किंगडम। तो जितने भी प्लांट किंगडम होंगे वो कहा प्लांटी, और जो एनिमल्स किंगडम होंगे, प्राणी जगत, उसके लिए क्या बोला? एनिमालिया।
क्लियर? अब समझे, लोकोमोशन गति की बात हो रही है। देखो थोड़ा इसको समझो आप। जब हम बात करते हैं ना प्लांट की, जब बात करते हैं तो नाम क्या है? प्लांट। प्लांट का मतलब पादप। अब तो इसको अलग अलग संधि विच्छेद करते हैं। पाद प्लस प, पाद माने पाँव, रूट, प पीना, वह जीव ऑर्गेनिज्म जो पानी से पाँव से पानी पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर थ्रू लेग फुट, तो उसका नाम क्या रखा? पादप। तो ये पानी तो लेगा, जब एक जगह फिक्स होगा तब तो पानी आएगी। इसका मतलब ये पानी को, इस प्लांट को, पादप को स्थावर बोला, स्थिर रहने वाला स्टैटिक ऑर्गेनिजम्स बोला गया। जब चराचर बोला गया किसको? एनिमल्स को। वो चढ़ने वाला, चलने वाला, मोटाई होना चाहिए। तो शुरू के दौर में ये बात रखी गई कि जो चलेगा वो एनिमल्स के अंतर्गत होगा, जो रुका हुआ होगा, एक जगह स्थिर होगा, सावरा होगा, वो प्लांट्स होगा। राइट? इसका मतलब इस आधार पे देखें तो लोकोमोशन तो प्लांट्स में नहीं होगा, जबकि हम बात करें एनिमल्स में, माना यहाँ तो होगी, गति होगी इसके अंतर्गत। सेल वॉल, कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो हार्ड स्ट्रक्चर है सेल्यूलोज का बना हुआ, उसी को तुम सेल वॉल बोलते हैं। ये सेल वॉल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है किसका? प्लांट्स का, पादप का, जबकि ये बिल्कुल नहीं पाया जाता किसमें? एनिमल्स में नहीं होना चाहिए। हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आखिर वो न्यूट्रिशन कैसे करता है? तो प्लांट्स में मानते हैं ये कैसा है? ये ऑटोट्रॉपिक है। यस, ऑटोट्रॉपिक, स्वपोषी, ये अपना भोजन खुद बना रहा है, जबकि ये परपोषी होता है। इट इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक। It depends upon other body that is plants. So we have three main modes, main basis of the classification, that is LCM. Yes, याद रखना, LCM. L for locomotion, C for cell wall, M for mode of nutrition. Plant में AT autotrophic, animal HT heterotrophic. Is it clear? अब आइए बात करें कि भाई ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहले स्वीडन साइंटिस्ट कार्ल लाइनियस ने दिया, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, उन्होंने 3 बेसिस पे तो क्लासिफाई कर दिया। लोगों ने पूछा भाई ये आप बताओ प्लांटी में आपने किन किन ऑर्गेनिजम्स को रखा, एनिमल्स में किन किन ऑर्गेनिजम्स को रखा, उसका तो नाम बता दो। राइट? अब लोगों ने कहा चलो बताएं। तो उनके हिसाब से जो प्लांटी में आया, तो वो एग्जाम्पल्स की बात हो रही है कि इन्होंने प्लांटी में किसको लिया और एनिमालिया में किसको लिया। तो प्लांटी में इन्होंने लिया बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, एल्गी को, फंजाई को, ब्रायोफाइट्स को, टेरिडोफाइट्स को, जिम्नोस्पर्म को, और फाइनली एंजियोस्पर्म्स को। तो इस तरीके से टोटल लिस्ट तैयार करी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मेंबर्स हुए प्लांटी के अंतर्गत। राइट ना? जबकि एनिमालिया में उन्होंने डिवाइड करा वर्टिब्रेट्स के बारे में, इनवर्टिब्रेट्स के बारे में, और प्रोटोजोअन्स के बारे में। इसको शॉर्ट में हम याद करने के लिए रखेंगे VIP, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट एंड प्रोटोजोअन। राइट?
अब आइए समझते हैं। अब इसी के बाद तो दिमाग छिप गया कि चलो आ जाओ, लड़ाई लड़ते हैं, बम्बार्डमेंट शुरू। किसके ऊपर? स्वीडन के साइंटिस्ट कौन? लाइनियस के ऊपर। लाइनियस को पता था लोग छोड़ेंगे नहीं, शुरुआत तो हो, कोई बात नहीं है, ये बातें होंगी, शुरुआत तो वैज्ञानिक तरीके से लोग सोचना तो शुरू करें। रोटी कपड़ा और मकान क्या बोल रहे हैं, फालतू की बातें, नॉन साइंटिफिक, राइट। अब लोगों ने कहा चलो विवाद शुरू करें। लोगों ने बहुत चीजों के बारे में विचार किया और कहा भाई आपकी जो क्लासिफिकेशन है वो जस्टिफाइड नहीं है, राइट। लीनियस ने पूछा क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम है भाई, आप मुझे बताओ।